Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति रिटन बाय नितिन सिगानिया सर। ये बुक हमारे प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मेंस के जीएस पेपर 1 कला और संस्कृति के यूनिट के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और कला देख ली थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने विभिन्न तरीके के सिस्टम को देखा था, ठीक है, नगर निर्माण योजना को देखा था, आभूषण देखे थे, मूर्तियाँ देखी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी, लेकिन धर्म की कोई बात नहीं आई थी। संस्कृति के अंदर धर्म को यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ओके। तो टॉपिक जो है धर्म वाला वो अलग से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो धर्म जो था उससे संबंधित जो जितने भी आर्ग्यूमेंट है, जितने भी फैक्ट हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर। ओके, आज हम देखेंगे मौर्य कला और स्थापत्य कला, ठीक है। मौर्य कला जो थी श्रवण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के वक्त ही पनपी थी, ठीक है। तो इसी बात को आज समझेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको चैनल के अबाउट में जाकर मिलेगा। आप जाकर वहाँ से चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और पीडीएफ को भी ले सकते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड 345 है, ओके। पीडीएफ का पासवर्ड है 345 ओके, क्लियर है। तो आप पीडीएफ ले लेना और अपना रिवीजन कर लेना। समझते हैं अपने श्रवण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य बदलने लग गया था, ठीक है। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए श्रवण परंपरा के वक्त, उस वक्त लोगों के सामाजिक परिदृश्य और धार्मिक परिदृश्य के अंदर चेंजेस होने लगे थे, क्योंकि सब उससे पहले बौद्ध और जैन धर्म से पहले किसका वर्चस्व चल रहा था? ब्राह्मणवाद का वर्चस्व चल रहा था, ठीक है, ओके। जातिगत भेदभाव काफ़ी बड़े स्तर पर उस वक्त होने लग गया था। तो जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए तो उन्होंने जो छोटी जातियां जिनको कहा जाता था उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया? लोगों के अंदर डिफरेंस होना कम हो गया और उस वक्त की सामाजिक चेंजेस होने लग गए, ठीक है, बड़े स्तर पर, और धार्मिक चेंजेस भी होने लग गए, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उनके संस्थापक, जैसे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को संस्थापक माना जाता है, तो वो भी क्षत्रिय परिवार से आते थे, ठीक है, क्षत्रिय परिवार से थे। और जैन धर्म के महावीर जैन भी क्षत्रिय परिवार के थे, ठीक है। उस वक्त मौर्य काल के वक्त हमारे क्षत्रिय जो थे उनको पता चल गया था कि अकेले ब्राह्मण ही जो हैं वो हेड नहीं हो सकते हैं, अकेले ब्राह्मणों के पास में ही सारी शक्तियाँ नहीं हैं। जो क्षत्रिय है वो भी अपने बल के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर राज कर सकते हैं, बिना ब्राह्मणों के, ठीक है, बिना ब्राह्मणों के, बिना किसी यज्ञ पूजा के, अगर क्षत्रिय चाहे तो ये सब चीज़ें उस वक्त होने लगी थी, ठीक है। तो अब देखिए, जैन और बौद्ध धर्म भी वैदिक धर्म के अंदर जो वर्ण प्रथा और जाति प्रथा जो चल रही थी उसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए इनको क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो, ये विरोध करेंगे तो जो ब्राह्मण होंगे, शक्तिशाली ब्राह्मण जो होंगे, वो इनको उठने नहीं देंगे, तो इनकी हेल्प किसने की? हेल्प की क्षत्रिय शासकों ने, और ये खुद भी क्षत्रिय थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो भी, और जैन धर्म के संस्थापक भी, ठीक है। अब ये जो क्षत्रिय शासक थे ये ब्राह्मणवादी वजह से सजग हो चुके थे। इनको पता चल गया था कि अकेले ब्राह्मण ही शक्तिशाली नहीं है, हम भी शक्तिशाली हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सेना है, हमारे पास में अच्छी प्राकृतिक संपदा है, तो हम उसके बलबूते पर एक अपना शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जाने लगा। तो अब देखिए, मौर्य कला आ गया, ठीक है। मौर्य कला ने बौद्ध धर्म के वक्त अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी, और जब मौर्य काल आया उस वक्त राज्यों के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत, राज्यों को सुरक्षा देने के लिए और व्यक्तिगत पहल के तहत
स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच में अंतर दिखने लगा हमें। स्थापत्य कला और मूर्ति कला के अंदर, वास्तुकला और मूर्ति कला के अंदर हमें अंतर दिखने लग गया था। मौर्य कला के अंदर हम अपने डिफरेंस करते हैं। दरबारी कला के अंदर महल आए, स्तंभ आए और स्तूप आए, ये राजाओं द्वारा निर्मित किए गए। और लोकप्रिय कला के अंदर गुफाएं, मूर्तियां, मृदभांड जो आम लोगों द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो आज हम दरबारी कला को कवर करेंगे। आप अच्छे से समझना है इस बात को। ठीक है, मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। तो यहाँ पर फैक्ट भी हमें काफी मिलेंगे। भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो आप जानते हैं अशोक से संबंधित है ये। पाटलिपुत्र में राजधानी थी उनकी। कुम्भहार में महलों का निर्माण करना मौर्य साम्राज्य के वैभव प्रतिबिंब को प्रस्तुत करने हेतु करवाया गया था। कि पाटलिपुत्र राजधानी के अंदर और कुम्भहार के अंदर जो महलों का निर्माण किया गया, वो महल किस लिए निर्मित किए गए, इससे पता चले कि जो मौर्य साम्राज्य है वो काफी फल फूल रहा है और एक मजबूत साम्राज्य रहा है। वैभव को दर्शाने के लिए पाटलिपुत्र राजधानी और कुम्भहार के अंदर बहुत सारे महलों का और ये निर्माण करवाया गया। क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के परसेपोलिस के अकेमेनियन महलों से प्रेरित था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाए गए निर्मित महल जो थे वो कहीं ना कहीं किससे प्रेरित थे, वो थे ईरान के परसेपोलिस अकेमेनियन महलों से प्रेरित थे। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः लकड़ी से हुआ करता था। तो हमें कैसे पता चला कि ये लकड़ी का, क्योंकि अब तो मिट गए होंगे। तो ये पता चलता है महल के पास से मिले हुए अवशेषों से। ठीक है, महल के अवशेषों से हमें पता चलता है कि ये जो महल थे इनकी ऊपरी जो सिस्टम था वो किससे बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था। इनकी दीवारों पर नक्काशी की हुई थी। तो मेगास्थनीज ने अपनी रचनाओं के अंदर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल को मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक कहा था। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य के अंदर महल तो आए थे जो किससे प्रेरित थे, परसेपोलिस के अकेमेनियन महलों से। और वो ये कहाँ के थे, वो थे ईरान के। ठीक है, ईरान के परसेपोलिस अकेमेनियन महलों से प्रेरित थे। स्तंभ जो थे अशोक के शासनकाल के दौरान समूह पर शिलालेखीय राजकीय प्रतीक के रूप में, जो स्तंभ थे वो शिलालेखीय राजकीय प्रतीक के रूप में और युद्ध में जीत जाने के उपलक्ष्य के अंदर महत्वपूर्ण हो गए थे। जो स्तंभ थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे अशोक के टाइम में। ठीक है, स्तंभों पर शिलालेख लिखवाए जाते थे जो क्या बताते थे, राजकीय प्रतीक बताते थे। ठीक है, राजकीय प्रतीक। और युद्ध में जीते जाने के उपलक्ष्य में भी जो स्तंभ थे वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे। इन्होंने स्तंभों का यूज किस लिए किया, स्तंभों का यूज किया उपदेशों का प्रचार करने के लिए। अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का यूज किया गया। ये जो स्तंभ होते थे लगभग 40 फीट ऊंचे हुआ करते थे और चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। इनकी एक खासियत होती थी कि ये एक ही पत्थर को तराश के बनाए होते थे, एक पत्थर को ही तराश के बनाए गए होते थे। ऐसे नहीं है कि अलग अलग पत्थरों को काट के बाद में डिजाइन बना के और चिपका दिया, नहीं, ये पूरा एक ही पत्थर होता था। 40 फीट ऊंचे पत्थर, एक ही पत्थर होता था उस पत्थर का नाम है बलुआ पत्थर। और इस पत्थर को ही काट कर बनाया गया था। ठीक है, इस पत्थर के अंदर क्या क्या शामिल होता था, ये पूरा स्तंभ बनाती, इसके अंदर शाफ्ट होता था और कैपिटल होता था। ठीक है, अब ये बताते हैं। शाफ्ट को बोलते हैं मुठ। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो काफी लंबा खंबा सा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं मुठ, शाफ्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, शाफ्ट बोलते हैं। और उसके बाद में ये जो हेड है, ये जो हेड दिख रहा है ना आपको, यहाँ से शेर के मुंह से लेकर और ये उल्टे कमल तक, ये आपको दिख रहा है ना कमल कितना उल्टा सा, ये देखो, हाँ, ये उल्टा कमल है। तो ये इसको बोलते थे कैपिटल। और ये होता है बेस। ठीक है, जिसके ऊपर पशु की आकृति रखी गई है उसको बोलते हैं बेस, यानी अबेकस। ठीक है, अबेकस और ये पशु की मूर्ति और ये उल्टा कमल जिसको ललाट बोलते हैं। ठीक है, ललाट बोलते हैं। इन तीनों से मिलकर बनता है कैपिटल। क्लियर है, कैपिटल 3 चीजों से मिल रहा है, पशु की मूर्ति से, अबेकस, ठीक है, ये आधार होता है। ठीक है, ये चौरस भी हो सकता है और ये ऐसे करके गोल भी हो सकता है। ठीक है, और उल्टा कमल या फिर घड़ी जिसको ललाट बोलते हैं, ये होता है कैपिटल। और पूरा एक
खंबा, जिसको बोलते हैं मुठ, शाफ्ट बोलते हैं जिसको। क्लियर है? ये सब चीजें होती थी शामिल किसके अंदर? स्तंभ के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो कैपिटल सम्मिलित होते थे, लंबा मुठ होता था जो आधार का निर्माण करता था, बेस बनाता था, जो कि प्रस्तर के एक ही खंड से बना होता था। ठीक है, इसके सबसे ऊपर कमल या घंटे के आकार का शीर्ष, ये देखिए अभी दिखाया था ना, ये वाला कमल के आकार का या फिर घंटे के आकार का शीर्ष, जिसे कैपिटल कहते हैं, रखा जाता था। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे। ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे क्योंकि ये जो स्तंभ थे वो काफी पॉलिशदार हुआ करते थे, चमकदार हुआ करते थे। ओके, ललाट के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, या तो ये आधार जो है या तो वृत्ताकार हो सकता है या फिर आयताकार हो सकता था। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? अबेकस कहते हैं, और इस पर पशु की मूर्ति होती थी। दैट इज क्लियर। ओके, मुझे लगता है ये स्तंभ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस स्तंभ को देखकर आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि क्या आपको याद आया? ये जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ना। सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष फलक है, अब ये देखना, आपको कोई पूछे कि पूरा ही स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? नहीं, शीर्ष, ओनली शीर्ष फलक जो है वो हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, इतना इतना। ओके, ये चीज जो है ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ओके, ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। इसके अंदर ये जो शेर है, ये तो हमें देते हैं ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के प्रतीक है। इसके ऊपर देखो, ये चारों तरफ है, 3 तरफ का फेस दिख रहा है, चारों तरफ है ये इसका फेस। ओके, 4 दिशाओं का निरूपित करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 4 पशु भी है। ठीक है, चौकड़ी, अश्व बोलते हैं, घोड़ा है इसके अंदर, हाथी है, वृषभ है। ठीक है, और शेर तो इसके ऊपर दिख ही रहे हैं। तो ये 4 पशु है और बीच में ये एक चक्र लगा हुआ है 24 घंटे का। ठीक है, और इसी चक्र को हमने अपने झंडे के अंदर, है ना, एक्सेप्ट किया हुआ है। हाथी भी है इसके अंदर। हाथी जो है वो उस वक्त कहानियां चलती थी कि एक रानी होती थी, रानी के सपने में एक हाथी आया था, और वो हाथी जो था, वो जो हथनी थी जो, वो प्रेग्नेंट थी, और उस हथनी के पेट के अंदर सफ़ेद हाथी था। तो वो जो हाथी है, हाथी एक कहानी को बताता है। ठीक है, उसके बाद में जो बैल है, बैल जो राशि होती है ना, वृष राशि को प्रस्तुत करता है। क्लियर है? जो बैल है वो वृष राशि को प्रतिबिंबित करता है, सिंह हमें ज्ञान देता है, और जो हाथी है वो रानी माया के सपना जो आया था उसको दर्शाता है। ठीक है, और जो घोड़ा है, घोड़े का यूज महात्मा बुद्ध ने उपदेश एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यूज किया था, इसीलिए घोड़े को इसके अंदर यूज किया गया है। आप जानते हैं कि अशोक के समय में बना हुआ है, तो अशोक भी महात्मा बुद्ध से काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने काफी उनसे संबंधित काफी चीजों को अपने इस स्तंभ के अंदर निरूपित किया है। क्लियर है? अब देखो, इसके अंदर सत्यमेव जयते जरूर लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सत्य की सदा विजय होती है। ठीक है, इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्लियर है? मुझे लगता है आपको इतना पॉइंट समझ आ गया होगा स्तंभ के बारे में। मुठ है ये इसको बोलते हैं हमारे ललाट, शीर्ष बोलते हैं, ये अबेकस है, ये गोल भी हो सकता है, और ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, वर्गाकार और आयताकार दोनों हो सकते हैं, और ये शीर्ष होता है, कैपिटल होता है। देखो, हमने देखा था कि जो स्तंभ है ये अकमेनियन स्तंभों से काफी प्रभावित है, क्योंकि ये देखो कहाँ से प्रभावित है, लाइन कहाँ गई? हाँ, ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित है ना। तो ये ईरानी से प्रभावित है, लेकिन इनके बीच में अंतर है। देखो, जो ईरानी जो स्तंभ थे उनको तो अलग अलग टुकड़ों को तोड़कर, मतलब अलग अलग टुकड़ों के साथ मिलाकर बनाया था, लेकिन जो अशोक के स्तंभ है वो सारे एक ही पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, एक ही पत्थर के खंड से बने हुए थे। क्लियर है? ओके, अब ये देखो, जो अशोक के स्तंभ होते थे, अशोक के स्तंभ तो स्वतंत्र खड़े रहते थे, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र खड़े रहते थे, लेकिन जो अकमेनियन ईरानी स्तंभ जो थे वो राज भवनों के अंदर होते थे। जैसे राजभवनों के अंदर होता है ना, यूं इस तरीके से, और इसके ऊपर महल बना दिया गया। ओके, अच्छा नहीं बना,
ये स्तंभ मान लीजिए इस तरीके से बने होते थे, लेकिन जो ये अशोक के स्तंभ है वो खुले एरिया के अंदर अकेले ही खड़े रहते थे। क्लियर है, इतना आपको फर्क पता लग गया होगा। फिर अपने बात करते हैं स्तूप का, स्तूप की बात करते हैं। वैदिक काल से प्रचलित भारत में प्रचलित स्तूप जो थे वो शवाधान टीले हुआ करते थे, यानी शवाधान टीले, जब शव को गाड़ दिया जाता था उसके ऊपर टीला बना दिया जाता था, उसके रूप में स्तूप प्रचलित थे। यह पुंज का पारंपरिक प्रदर्शन करते थे। इसमें मृतकों के अवशेष, राख को रखा जाता था। तो जब कोई एक्सपायर हो गया उसको जला दिया गया और उसके जो अवशेष बच गए उनको रख दिया जाता था नीचे, ठीक है, और उसके ऊपर एक टीला बना दिया जाता था। तो ये जो टीले वाला सिस्टम था ये अशोक के काल में आगे चलकर काफ़ी अच्छे रूप के अंदर अपने चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि इसके अंदर अब डिज़ाइन बनने लग गए थे। ठीक है, अशोक के शासनकाल के अंदर ही 84,000 स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, 84,000 स्तूप बनाए गए थे। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, लोकप्रिय से किसने बनाया? बौद्धों द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी 9 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें से 8 स्तूप को तो क्या किया था, जो बिल्कुल है, ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये है स्तूप। इसके बिल्कुल अंदर ना यहाँ पर एक मतलब कि वो रख दिया जाता है, शव से संबंधित जो अवशेष होते हैं जैसे राख होती है उसको रख दिया जाता है और उसी के ऊपर स्तूप बना दिया जाता है। ये क्लियर है? हाँ, तो इसमें 9 स्तूप बनाए थे इन्होंने। 9 के अंदर तो देखिए अलग अलग बर्तनों को रख दिया था और उसके अंदर बुद्ध के अवशेषों को रख दिया था। ठीक है, 8 में, और 9 में वो बर्तन रखा गया था जिसमें मूल अवशेष को रखा गया था, यानी जब महात्मा बुद्ध एक्सपायर हुए उनके शरीर का जो शव था उसके जो अवशेष बचे उसको जिस बर्तन में डाला गया उस मूल बर्तन को रखा गया। ठीक है, सांची का स्तूप आपने सुना होगा, है ना। और मेधी जो थे, बाकी के 8 जो थे उसके अंदर केवल महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। क्लियर है, 9 स्तूप बनवाए गए थे महात्मा बुद्ध से संबंधित। 9वें में तो महात्मा बुद्ध के मूल बर्तन को रखा गया था जिसके अंदर उनके अवशेष थे, बाकियों के अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। स्तूप का जो कोर होता था वो कच्ची ईंटों का बना होता था, बाहरी सतह पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और इससे प्लास्टर की मोटी परत से ढक दिया जाता था। ठीक है, पक्की ईंटों को प्लास्टर की मोटी परत से ढक दिया जाता था। जो मेधी होती थी बिल्कुल अंदर, मेधी और तोरण जानते हैं ना आप, ये खंबे होते हैं। जब ये गेट होता है, मान लीजिए ये गेट है ये वाला, और इसके ऊपर डिजाइन बना दिया जाता है ना, स्टाइलिश गेट होते हैं ना, ओके, यहाँ पर हाँ इस तरीके से डिजाइन बना दिया जाता है। इसके ऊपर अलग अलग जगह हाथी बना दिया या फिर कोई पेड़ बना दिया, डालियां बना दी, इसके ऊपर डिजाइन बना दिए गेट के ऊपर, इसको बोलते हैं तोरण। ओके, डिजाइन बना दिए, ये देखिए ये आपको दिख रहा है तोरण। क्लियर है? तो ये जो होते थे इनको लकड़ियों की मूर्ति से सजाया जाता था और इसके चारों तरफ आपको पता ही है, जब कोई धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो एक फेरी लगाते हैं जिसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ को स्थापित किया गया था। क्लियर है? अब ये आप याद रखना, स्तूप के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो है वो सांची का स्तूप है। आप सबने नाम सुना होगा सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप है, लेकिन सबसे पुराना स्तूप जो है वो है पीपर हवा, वो है पीपर हवा, याद रहेगा आई होप। सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध स्तूप है, लेकिन सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम है पीपर हवा स्तूप। तो ये होती है स्तूप का ढांचा। ठीक है, ये तोरण है, आपको दिख रहा होगा, ये छत्र सबसे ऊपर लगा होता है, आपको पता ही ना, देखा हुआ है आप सबने। और जिसके ऊपर छत्र खड़ा होता है, जिस डंडे के ऊपर छत्र खड़ा होता है उसको बोलते हैं यस्ती। ठीक है, और ये बेस हर्मिका, ठीक है, इसको बोलते हैं गुंबद। आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। और ये जो खंबे निर्मित किए गए हैं इनको बोलते हैं तोरण। ये पूर्वी तोरण है पूर्व की दिशा में, और ये पश्चिमी तोरण है। अब ये देखिए दक्षिणी तोरण कैसे दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं 3D बनाकर इन्होंने दिखाया है। ओके, और ये इसका पत्थर का बाड़ा है ये, और ये प्रदक्षिणा पथ है। ओके, ये 3D ढांचा इन्होंने बनाया है। ओके, आप एक बार इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना, रिवाइज कर लेना, आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर 345 पासवर्ड है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।